हर हर महादेव, जय बाबा और फनी। कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ भगवान अमरनाथ जी की कृपा से कुशल मंगल होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अमरनाथ यात्रा पर कब आएँ, अमरनाथ यात्रा पर कुल खर्चा कितना होगा और कैसे जाएं अमरनाथ यात्रा पर, और कब जाएं और कहाँ रुकें। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अमरनाथ यात्रा से जुड़े सबसे पहले अपडेट मेरे आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो जम्मू के अनंतनाग ज़िले में स्थित है अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ गुफा स्थित है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करें अमरनाथ यात्रा कैसे करना है, अमरनाथ यात्रा करने के लिए कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और अमरनाथ यात्रा में रुकने के लिए क्या क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है अमरनाथ यात्रा में, अमरनाथ यात्रा शुरू कब से होती है और अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होती है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देखने वाला हूँ। तो इस वीडियो को इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो आपको पूरा देखना है। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अमरनाथ यात्रा पर कैसे पहुँचना है। तो मैं आपको बता दूं कैसे पहुंचना है। आप भारत में कहीं से भी आ रहे हैं तो सबसे पहला आपको पहुंचना है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे, या आप उधमपुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, या श्रीनगर आ सकते हैं। ये 3 पड़ाव हैं, 3 पड़ाव से आप कहीं से भी अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपने कहीं भी रहते हैं भारत में तो सबसे पहले आपको जम्मू आना है, या उधमपुर या श्रीनगर, तीनों में से एक जगह आप पहुँच जाएंगे। और वहीं कहीं से भी आपको भी जो यात्रा में पहलगाम से यात्रा स्टार्ट होती है या बालटाल से स्टार्ट होती है, आप दोनों जगह के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो लोग फ़्लाइट से आ रहे हैं तो फ़्लाइट से कैसे कौन से एयरपोर्ट पे आना है। तो सबसे पहला एयरपोर्ट मैं बताऊंगा आपको, श्रीनगर आप उतर सकते हैं फ़्लाइट से। और वहीं अगर हम बात करें जम्मू एयरपोर्ट से भी आप आ सकते हैं फ़्लाइट से। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, जो लोग उधमपुर उतर रहे हैं, तो उधमपुर वालों के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे तो जम्मू तभी पहले पड़ जाता है, उधमपुर आगे पड़ता है। तो उधमपुर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी फैसिलिटी आपको जम्मू में देखने को मिलेगी, जम्मू तवी में देखने को मिलेगी। जो कि आपको बसेस काफ़ी ज़्यादा सर्विस मिल जाती है बसेस की, और भी ज़्यादा काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं उन लोगों को मैं आपको बता दूं, जो लोग जम्मू उतरेंगे, जैसे कि जम्मू से मैं आपको बताता हूँ, जम्मू से आपको भगवती नगर जाना होगा। सबसे पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आप जैसे ही बाहर आएंगे, और वहाँ पर आपको कुछ टैक्सीज आपको मिल जाएंगी जो कि जम्मू से आपको भगवती नगर के लिए जाना होगा। ठीक है जी। वहाँ पे आपका जो किराया रहने वाला है वो आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो होगा इस वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, वीडियो पूरा ही देखना है। और आप अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भगवती नगर से आपको बस जो मिलेगी, भगवती नगर से बसेस आपको बालटाल तक की भी मिलेंगी और पहलगाम तक भी बसें मिलेंगी। ये बसेस भगवती नगर से स्टार्ट होती हैं, और भगवती नगर में ये सुबह 5 बजे से 4 बजे से बसेस चलने स्टार्ट हो जाती हैं। और साथ ही अगर मैं आपको बता दूं, भगवती नगर से जो आप जैसे ही पहुंचेंगे वहाँ पे, तो अपनी बसेस की बुकिंग सबसे पहले करवा लें। वहाँ जाते ही टिकट काउंटर होते हैं और वहाँ पे आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जो बसेस सुबह को मॉर्निंग में निकलती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पहलगाम से गुफा तक की दूरी लगभग 48 किलोमीटर है, और पहलगाम से 16 किलोमीटर चंदनवाड़ी। तो 48 किलोमीटर आपको पहलगाम से गुफा तक की दूरी है, टोटल मैं बताता हूँ। लेकिन वहीं अगर आपको मैं बता दूँ, आपको 48 किलोमीटर की जो यात्रा है पैदल नहीं करनी है। इसमें जो 16 किलोमीटर है पहलगाम से चंदनवाड़ी तक, आपको सुबह अगर मॉर्निंग में पहलगाम में अगर आप रुके हुए हैं, नंदवान में जिसे बोलते हैं, वहाँ आपको सुबह 5 बजे गेट से एंट्री मिल जाएगी। और एंट्री मिलते ही आपको सुबह मॉर्निंग में एक टैक्सी करनी होगी, जो कि 16 किलोमीटर आपको टैक्सी से जाना होगा, जिसका नाम होगा चंदनवाड़ी पे। वो वहाँ पे उतारेंगे। चंदनवाड़ी के बाद में आपको कहीं भी कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। बाकी जो बचता है हमारा 32 किलोमीटर की यात्रा में बिल्कुल भी पैदल ही करनी है। और जो पहलगाम से चंदनवाड़ी की जो टैक्सी हम करेंगे, इसका जो किराया मैं अगर आपको बताऊँ, तो जैसे कि पिछली बार जो रहा था 22 में 100 से लेके 150 के राउंड, तो ये किराया घटता बढ़ता रहता है। बढ़ने की तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, घटने के तो बहुत ही कम होते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है तो आपको तो मालूम ही कि किराया बढ़ता रहता है। तो जो सबसे पहला पड़ाव आपका होगा 32 किलोमीटर का पहलगाम के रास्ते से। वहीं अगर हम बात करें बालटाल मार्ग की, बालटाल से गुफा तक की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है, 14 किलोमीटर की दूरी होती है। और ये दूरी एकदम खड़ी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। कुल मिला के आपको पता चल गया होगा कि बालटाल की जो दूरी है 14 किलोमीटर की है, ओनली फॉर गुफा तक अगर आपको यात्रा करनी है।
बालटाल से गुफा तक की दूरी 14 किलोमीटर की है, जो कि खड़ी चढ़ाई है। अगर हम वहीं मैं आपको बता दूं कि पहलगाम से गुफा तक की दूरी 32 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। वापस टॉपिक पे आते हैं, हम थे भगवती नगर में। तो अगर जम्मू रेलवे स्टेशन से अगर आप भगवती नगर के लिए जाते हैं और टैक्सी करते हैं तो उसका जो किराया रहने वाला है आपका 40-50 के 60 के अराउंड रहने वाला है। 40-50 रुपये जो लेते हैं उसके अराउंड आपका रहने वाला है। भगवती नगर में जो टैक्सी वालों का अगर आपको बोलना है, जो जम्मू रेलवे स्टेशन से अगर आप बाहर निकलते हैं और उन्हें बोलना है हमें भगवती नगर में जाना है यात्री कैंप में, ठीक है जी, यात्री निवास में जाना है, तो वहाँ पे आपको आसानी से छोड़ देंगे और आपसे जो भी किराया होता है उनका 40-50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ आपको देने होंगे। भगवती नगर पहुंचने के बाद में सबसे बड़ी टेंशन एक होती है हमारे को, जैसे भूख लगती है, हम रास्ते में से आ रहे होते हैं अपने घर की तरफ से, भारत में कहीं से भी, तो आपको खाने पीने का सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। भगवती नगर पहुंचने के बाद में आपको ये टेंशन एकदम ख़त्म हो जाएगी कि खाने पीने का जो भी है, भगवती नगर से भंडारे स्टार्ट हो जाते हैं। आप वहाँ जाकर अपना खा पी सकते हैं, आप रुक सकते, थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, सफ़र करके आते हैं तो आप वहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। और भगवती नगर में एक हॉल है जिसमें आप ठहर सकते हैं, बड़े बड़े जैसे कि हॉल बने हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे बेड वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। और उसका जो किराया है आपको, अगर आप उस हॉल में रुकना चाहते हैं, आपको वहाँ पे एक अलमारी मिलेगी, और साथ ही मैं बता दूँ उसका जो रेंट है वो कम से कम 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के अराउंड रहता है, और इससे बढ़ भी सकता है। और अलमारी की बात करें तो जो आप सामान लेके आते हैं, आपका कोई भी कीमती सामान है तो आप उसमें आप अलमारी में कैरी कर सकते हैं एक रात के लिए। अब बाकी अब सुबह को मॉर्निंग में तो सभी को निकलना ही होता है यात्रा पर, तो आप चाहें वहाँ पे भंडारा जहाँ होता है वहाँ भी रुक सकते हैं, और बाकी आप हॉल में भी रुक सकते हैं 150 रुपये दे करके। भगवती नगर से जो बसें चलती हैं पहलगाम और बालटाल के लिए, सुबह 5 बजे से 4 बजे के राउंड स्टार्ट हो जाती हैं चलना। और भगवती नगर से आपको जो टिकट काउंटर होते हैं वहीं से आपको टिकट सबसे पहले ख़रीद लेनी है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि भगवती नगर में पहुंचते ही आपको टिकट सबसे पहले लेनी है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से मार्ग से यात्रा स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे कि पहलगाम से करें या बालटाल से करें, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि पहलगाम मार्ग एक पहलगाम जो मार्ग है वो एक पारंपरिक मार्ग है, और बालटाल मार्ग एक अनपारंपरिक मार्ग है, जो कि आपको डायरेक्टली उस पर चढ़ाई करनी है। उस पर आपको कोई भी कुछ भी, मतलब कि जो पारंपरिक मार्ग होता है जिस तरफ से भोले शंकर जी गए थे जिस रास्ते से, वो पहलगाम मार्ग है, और बालटाल मार्ग एक ऐसे ही बनाया हुआ मार्ग है। तो आपको कौन से मार्ग से अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है, तो आपको मैं बता रहा हूँ क्लियरली, वो आपको ध्यान से सुनना है, और कौन सा मार्ग आपके लिए उचित रहेगा। ये सब जानने के बाद आप निर्णय कर पाएंगे कि आपको कौन से मार्ग से जाना है। जम्मू से पहलगाम की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है, और ये रास्ता 7 से 8 घंटे तक का रहने वाला है। और बस का किराया लगभग इसका आपको 600 से 700 के राउंड आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको 600 से जैसे 400, 500, 600, ये जो बसें होती हैं इनके भी कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे हाईटेक सुपर डीलक्स बस होती है, इसका किराया आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और डीलक्स बस जो मिलेगी इसका थोड़ा कम किराया होगा, और सेमी डीलक्स होगी उसका थोड़ा और कम किराया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको 600 से 700 जो बताया था अराउंड, ये हाई टेक सुपर डीलक्स का किराया बताया, उसका किराया आप जो 2023 है इसमें कुछ बढ़ गया होगा, और इससे भी आपको कम ज़्यादा डाउन के किराए वाले बसें मिल जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें जम्मू से बालटाल की दूरी लगभग 260 किलोमीटर पड़ेगी। ये यात्रा करने में लगभग 13 से 14 घंटे लगेंगे आपको ये यात्रा में, मतलब कि आपको गाड़ी में बैठे बैठे परेशान हो जाओगे। जो जम्मू से बालटाल तक 360 किलोमीटर की यात्रा पड़ेगी, और 13 से 14 घंटे आपको इसमें लगने वाले। चलिए हम पहुंच गए बालटाल और पहलगाम, जो कि मैंने जैसे कि बता दिया कौन सा रास्ता कितना किलोमीटर है और कौन सा रास्ता आपको लिए छोटा पड़ेगा, कौन सा बड़ा। अब हम आ जाते हैं बालटाल में और पहलगाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहलगाम की। पहलगाम से सुबह टैक्सी मिलती है, जो कि सुबह अगर आप पहलगाम में आप शाम के टाइम में पहुंचते हैं तो रात को वहां आपको रुकना पड़ेगा, और वहां से आपको सुबह 5 बजे जो गेट होता है, एंट्री गेट, वो खुल जाता है, और वहां से आपको एक जो टैक्सी करनी होती है, वो टैक्सी चंदनवाड़ी जाने के लिए आपसे 100 से 150 का किराया लेती है। पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी लगभग आपको मैं बता दूँ 16 किलोमीटर है, और ये जो 16 किलोमीटर लगभग आपको 1.5 घंटा आपको लग जाएगा इसमें 16 किलोमीटर आपको पार करने में, क्योंकि ये जो रास्ता है काफ़ी घुमा फिरा हुआ, मतलब इधर उधर, और सिंगल वे रास्ता है। आपको पता है कि पहाड़ों में सिंगल वे ही चलता है ज़्यादातर,
और चंदनवाड़ी यात्रा मतलब जो आप पहुंचने के बाद में 16 किलोमीटर आपको कंप्लीट करने के बाद में अब आपकी यात्रा शुरू होती है 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा। तो ये जो यात्रा है आप एक दिन में तो पार नहीं कर सकते और ना ही आप एक दिन में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस यात्रा में 32 किलोमीटर में आपको 3 पड़ाव देखने को मिलेंगे जो होते हैं। आपको चंदनवाड़ी से आप यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आपको शेषनाग का जो होता है 12 किलोमीटर का पड़ाव होता है। तो 12 किलोमीटर में आप पूरी तरीके से थक चुके होंगे, बहुत ही ज़्यादा थक चुके होंगे। तो ये 12 किलोमीटर का जो रास्ता है आप शेषनाग में आप आराम से रुकिए वहाँ पे। और जो टेंट का किराया होता है 200, 400, 500 रुपये जो यूनियन के हिसाब से होता है, आप वहाँ पे पे करके एक रात आप रुक सकते हैं। और सुबह को जब आप यात्रा स्टार्ट करेंगे शेषनाग से, तो शेषनाग से पंचतरणी का जो रूट है आपको 14 किलोमीटर का पड़ने वाला है। 14 किलोमीटर को आप पार करते करते आपको शाम हो जाएगी। आप वहाँ पे आप फिर रुक सकते हैं पंचतरणी में। और पंचतरणी में भी आपको 400, 300, 500 रुपये तक के टेंट देखने को मिलेंगे। और बाकी इससे और अच्छे टेंट चाहिए तो आपको और भी अच्छे टेंट मिल जाएंगे जो कि उसका किराया 800, 1000 के राउंड रहता है। लेकिन मैं आपको मिनिमम किराया बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो कि ना ज़्यादा हाई लेवल ना ज़्यादा लोवेस्ट। ठीक है जी। तो ये 450, 400, 300 के राउंड रहने वाला है। अगर हम बात करें पंचतरणी से गुफा तक की दूरी 6 किलोमीटर है। और ये जो 6 किलोमीटर है सेम डे में लोग यात्रा कर लेते हैं। 6 किलोमीटर जाएंगे, बाकी आपको बाबा जी के दर्शन करेंगे, आधा एक घंटा वहाँ रुकेंगे, उसके बाद में आप रिटर्न आएंगे तो दोबारा आप पंचतरणी आराम से आ सकते हैं। बाकी कुछ लोग ये बालटाल के रास्ते उतरते हैं तो सुबह जल्दी निकलते हैं पंचतरणी से, दर्शन करते हैं और जल्दी वापसी बालटाल के रास्ते में हो जाते हैं। तो अगर ये पूरी यात्रा देखी जाए तो 3 से 4 दिन की आपकी यात्रा होती है। 2 से 3 दिन तो राउंड लगा ही लो। पहला दिन हमारा निकलता है शेषनाग में पहली रात, दूसरी रात पंचतरणी में और तीसरी रात आपका जो रहने वाली है बालटाल में। अगर आप थोड़ा फास्ट चलते हैं तो आपका ये 3 दिन में आपकी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें तो बालटाल मार्ग की, तो बालटाल मार्ग एक डायरेक्ट 14 किलोमीटर का एकदम खड़ी चढ़ाई वाला मार्ग है और इसमें बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और वहीं अगर हम बात करें तो जैसे कि घोड़े पालकी उपलब्ध है इसमें। अगर आप इसमें सुन रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, परेशानियाँ, तो इसमें आपको घोड़े पालकी भी ये सारा कुछ उपलब्ध है। अगर हम बात करें तो घोड़े पालकी का जैसे चंदनवाड़ी से आप गुफा तक के लिए अगर कोई भी घोड़ा करते हैं, जो कि चंदनवाड़ी से गुफा तक की दूरी आपको मैंने बताया था 32 किलोमीटर है। अगर आप घोड़ा करते हैं चंदनवाड़ी से गुफा तक का, जो कि आपसे पैसे वो मांगेगा कम से कम, और राउंड जो उनका फिक्स भी रहता है, बाकी तो आप उनसे कर सकते हैं 7 से 8 हज़ार के राउंड। 7 से 8 हज़ार के राउंड आपसे मांगेंगे। आप पंचतरणी से वो चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक अगर आप घोड़ा करते हैं तब। अगर हम पालकी की बात करें तो पालकी वाला जो अगर जिन लोगों को चलने में दिक्कत होती है, जो लोग चला नहीं जाता उन पर, और उन लोगों को अगर यात्रा वो लोग करते हैं तो वो पालकी का सहारा लेते हैं। पालकी से आपका जो रहने वाला है रेंट जो लोग वो लोग मांगते हैं 25 से 30 हज़ार। ठीक है जी। तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपको ये देने पड़ सकते हैं अगर आपको पैदल यात्रा जिन लोगों को फैमिली मेम्बर को लेके जाते हैं। तो ये सारा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें बालटाल मार्ग की, तो बालटाल मार्ग से जो अगर घोड़ा करते हैं आप, जो कि आपको जो रेट वो बताएंगे 4000 से 5000 के राउंड, और पालकी मिलेगी आपको 9000 से 10000 के बीच, 12000 के राउंड आपको मिल जाएगी। ये सारा कुछ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जैसे कि जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाते, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन उनकी मन्नत होती है जो उन्हें करना ही करना होता है, तो ये इस चीज़ के सहारे वो आसानी से यात्रा कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या रजिस्ट्रेशन क्या करवाना पड़ेगा, क्या क्या फॉलो करना होगा, क्या RFID कार्ड बनाना होगा? RFID कार्ड का क्या मतलब होता है, मैं आपको फुल फॉर्म में इसका बताता हूँ। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ठीक है जी। इस कार्ड से हमें ये पता रहेगा, जैसे जो श्राइन बोर्ड को जो हम पे नज़र रहेगी कि RFID कार्ड अगर हमारी जेब में है तो आप कौन सा गेट कब पार कर रहे हैं और कहाँ पे हैं, अमरनाथ यात्रा के अंदर है, मतलब कहने बोला आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड ये सरकार के पास रहने वाला है, श्राइन बोर्ड के पास रहने वाला है। ये RFID कार्ड का ये सबसे ये 2019 में नहीं था लेकिन 2022 में इन्होंने लागू किया, और ये बहुत ही अच्छा मतलब की फैसिलिटी इन्होंने बनाया है जो कि श्राइन बोर्ड ने। इस यात्रा के दौरान अगर मैं आपको बताऊं, इस यात्रा में पूरी यात्रा में आपको कहीं भी खाने पीने में किसी भी तरीके का खर्चा नहीं करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको आना है और अमरनाथ आने के बाद में, यात्रा पर आने के बाद में कोई भी खाने पीने का खर्चा नहीं होगा। ये जो पूरा खर्चा उठाता है गवर्नमेंट द्वारा फ्री चलाया जाता है।
और लास्ट में आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप अपने साथ कोई भी ऐसा पदार्थ लेकर आ रहे हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है तो उसको आप अपने पास ही रखें। और कहीं भी जो कूड़ा कचड़े के जो बॉक्सेस होते हैं, कूड़ेदान होते हैं, आप वहीं पे फेंकें, तो वो अपने अलग जो है अपना श्राइन बोर्ड अपने हिसाब से उसे कर सकता है। लेकिन इधर उधर आप उसको गंदा ना करें, ना फेंकें। तो ये श्राइन बोर्ड का अपना प्रशासन का साथ दें और वहाँ पे इधर उधर कूड़ा कचरा ना फेंकें। अपने साथ वालों को भी यही बताएं। और साथ ही अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, आपने जितने भंडारों में भी खाना खाया है और बाबा जी के दर्शन किए हैं, तो अपने इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत दान करते हुए जरूर चलें। तो आपका दान कहीं ना कहीं ज़रूर लगेगा, आपकी इच्छा पूरी ज़रूर होगी। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस वीडियो में और सारा कुछ आपको इसमें समझ आ गया होगा। तो हर हर महादेव, जय और फानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।